काबिल होंगे। सऊदी अरब ने मुत्तहदा अरब अमारात जाने वाली इस्राईली परवाजों को अपनी फजाई हुदूद से गुजरने की इजाजत दे दी। इस्राईली मीडिया का दावा, इसराइल को 4 दिन के लिए सऊदी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इसराइल से दुबई के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी। हाँ जी, आवाज आ रही जी? सऊदी अरब ने खबर, आवाज क्लियर है जी? बता दें चैट बॉक्स में। जी 2 मिनट वेट कर लेते हैं। बाकी भी ज्वाइन कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सर वो जहाज से इसकी वीडियो तो ऑन करवाएं, ऐसे तो मजे ही नहीं आना। जहाज वीडियो ऑन करो अभी। सर वो असल में आज मैं दूसरे सेटअप से लॉगिन हूँ तो मेरा कैमरा दूसरा सेटअप कौन सा है जी? हमें भी तो दिखाओ ना। दूसरा सेटअप कौन सा है, हमें भी दिखाओ। गनी द डॉन, गनी साहब भी आ गए जी। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। गनी कैसे हो तुम? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। गुड, अल्लाह का शुक्र। गुड लबरस। फरजान तुम भी कैमरा ऑन करो यार। वो जहाज हम आप जितने प्यारे नहीं है जो कैमरा ऑन करें, आप करो यार। आज किसकी पिक्चर लगाई है पीछे? आज बस है एक बंदे की जिसने मेरी पिक्चर लगाई थी। सर शाहजेब हसन की फोटो लगाएं सर। शाहजेब हसन की फोटो लगाने के काबिल नहीं है। शाहजेब हसन की फोटो लगाने के काबिल नहीं है। उसकी पैक के बाहर लगी है ना फोटो। उसकी पैक के बाहर लग चुकी है ऑलरेडी। सर अयान कह रहा था कि आप मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते आजकल। अयान अपनी पिक्चर भेजेगा, लिफ्ट कराएंगे ना। सर वैसे भी मतलब पिक्चर के अलावा भाई पहले पिक्चर होगी, उसके बाद बातें होंगी बाकी। चले जी, स्टार्ट करें जी। क्या करना है अभी? वो देखें सर आ गया। कौन आ सर ये गया? IS 10 और 37 हम स्टैंडर्ड से कर सकते हैं सारा? नहीं, IS 10 कर सकते हो, वो छोटा सा। या IS 37 में कुछ चीजें मैं आपसे कहूंगा पढ़ने के लिए, वो आपने पढ़नी है बस। तो वो आखिर में बता देना ताकि हम उस पर भी मार्क कर लें। वो मैं आपको खुद बताऊंगा चीजें जो पढ़ने वाले भी। चैप्टर के एंड पे जब पढ़ूंगा तब बता दूंगा कि आपने ये पढ़ लेना। स्टैंडर्ड इस दफा ऑनलाइन ही मतलब करने हैं या वहाँ आईकैप जाके लेना है अगर किसी ने खरीदे हैं तो? चलिए जी, स्टार्ट करें जी। अच्छा जी, हमने कल ये एग्जाम्पल आई थिंक 4 की थी। थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। हमने जो कल कवर किया था काफ़ी मेन एरिया था। जी हमने रिलायबल एस्टीमेट कह लें, इनिशियल अकाउंटिंग हमने बात की थी। और हमने ये देखा था कि हमने जो वैल्यू डिटरमिन करनी होती है इनिशियली, उसमें 2 सिनेरियो से, मेनली ए और बी। सिनेरियो ए क्या था जी कि सिंगल ऑब्लिगेशन, सिनेरियो बी क्या था जी क्लास ऑफ ऑब्लिगेशन। जो सिंगल ऑब्लिगेशन थी उसकी एग्जांपल है कोर्ट केस। उसमें ए में फर्दर 2 सिचुएशन है। वो 2 सिचुएशन क्या है जी? एक सिचुएशन ए में ये थी जी कि मोस्ट प्रोबेबल जो आउटकम है वो गिवन है।
और दूसरी सिचुएशन क्या थी कि मल्टीपल आउटकम गिवन है। मल्टीपल आउटकम में फिर क्या था जी, मल्टीपल आउटकम में फिर दो बातें थी कि बाइनरी सोल्यूशन, नॉन बाइनरी, दोनों हमने कवर की। और क्लास ऑफ ऑब्लिगेशन पे हमने कवर की, जैसे एग्जाम्पल वारंटी थी, और उसमें हमने फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 कवर की थी, प्रोविजन फॉर वारंटी की। जी अजवत पूछिएगा जी। जी सर, मैंने बस पूछा था कि सिंगल मोस्ट प्रोबेबल आउटफ्लो है, उसके अंदर सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन दी जाएगी ना, बाकी जो बाइनरी और नॉन बाइनरी उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे? यस, सिंगल मोस्ट प्रोबेबल आउटफ्लो में आपको आपका जो लीगल काउंसिल है, वकील है, वही कहेगा कि भाई ये इसके आपको से 10 रुपए पे करने पड़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबल आउटकम। ठीक है सर, फिर बस उसकी प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे और बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ऑब्वियसली बात। बस ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन एक बात, इस सब बातों में ना, ये चीज, वो सारी बातें याद रखनी है कि वो ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, ईयर एंड पे ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, वो सब शर्तें पूरी हो रही हैं, और हमारा सिंगल मोस्ट प्रोबेबल आउटफ्लो भी है। सिर्फ प्रोबेबल आउटफ्लो होना जरूरी नहीं है ना, उससे पहले वाली शर्तें भी तो जरूरी हैं। तो क्योंकि ये पॉइंट वैल्यू के लिहाज से तो हम सिर्फ वैल्यू को फोकस कर रहे हैं, बट वी शुड कीप इन माइंड कि बाकी 3 चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। सही सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 4 हमने कल की थी। एग्जाम्पल नंबर 4 का जो ताल्लुक था वो था जी, ये इससे रिलेटेड था, वारंटी से, आपके लिए क्लास ऑफ ऑब्लिगेशन से रिलेटेड था। तो जरा अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसका ताल्लुक किससे है जी, क्लास ऑफ ऑब्लिगेशन से है जी। एग्जाम्पल नंबर 5 लिखिएगा जी। जी एग्जाम्पल 5 लिखिएगा प्लीज। लिखिएगा जी, दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, ईयर एंड है December 31st। जी एग्जाम्पल 5 मैं नीचे कर लेता हूँ। अच्छा प्लीज ये मैं याद रखिएगा, वैसे मैंने अभी बोला भी है कि ये एग्जाम्पल वो क्लास ऑफ ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है जी, ठीक है। एग्जाम्पल 5 जी, क्या था जी, हाँ, दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, ईयर एंड है December 31st। प्रोडक्ट ए हम सेल करते हैं 3 मंथ्स की वारंटी पे, प्रोडक्ट बी हम सेल करते हैं 1 मंथ की वारंटी पे। सर काइंडली रिपीट कर दिया, जान हो रही थी। कौन सी लान हो रही है भाई, 12-25? अच्छा चलो, सर हाँ मैं समझ गया। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जी। ईयर एंड है December 31st, दो प्रोडक्ट हैं ए एंड बी, प्रोडक्ट ए सेल की जाती है 3 मंथ की वारंटी पे, और प्रोडक्ट बी सेल की जाती है 1 मंथ की वारंटी पे, ठीक है जी। जी नेक्स्ट लिखिएगा जी, टोटल सेल्स फॉर द ईयर, लफ्ज ध्यान से लिखने हैं, टोटल सेल्स फॉर द ईयर। टोटल सेल्स फॉर द ईयर जी, ए की सेल है जी 2.4 मिलियन, और बी की सेल है, ए की सेल है 2.4 मिलियन, बी की सेल है 1.5 मिलियन फॉर द ईयर। साथ लिख लें, सेल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सर आपने ये सेल्स रुपीस में बताया कि यूनिट्स में? रुपीज में, रुपीज। जी ये सवाल भला कौन करता है, ये मोहिब ने पूछा ना। ये सवाल है, ऐसा बंदा करता है जो सी में एक पढ़ा है
पेपर के करीब है या सीमेक पढ़ चुका है कि यूनिट्स लेके रुपीज है ना, वहां पे ज्यादा सवाल ज़हन में आते हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिल्कुल ज़हन में नहीं आता, बिलीव मी, because when you study financial accounting you are most of the time concerned with the rupees actually, not units, but yes sir. जी तो जी 2.4 मिलियन और 1.5 मिलियन। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट, ए की एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट है 5% ऑफ सेल वैल्यू, ए की एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट है 5% ऑफ सेल वैल्यू 5%, और बी की जो एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट है दैट इज 14% ऑफ सेल वैल्यू, 14% ऑफ सेल वैल्यू। अच्छा, ये जो है ना एक बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो रिपेयर कॉस्ट है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट रुपीज में बता दी जाए, से इतने रुपए इस तरह से ना। तो बहरहाल चूंकि ये जहाँ पे डेटा वैल्यूज में है इसलिए मैं एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट भी परसेंटेज में बता रहा हूँ ताकि हम आंसर निकाल सकें। नेक्स्ट लिखें जी, इट इज एस्टिमेटेड एट, जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। सर ए की एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट कितने परसेंट है? 5%, 5% ए की एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट कितने परसेंट है सर? 5% ऑफ सेल्स। और बी की है 14%। जी नेक्स्ट लिखिएगा जी, इट इज एस्टिमेटेड एट, इट इज एस्टिमेटेड एट it is estimated that 10% of product A and 6% of product B, 10% of product A and 6% of product B will be returned for repair claim. Will be returned for repair claim. Will be returned for repair claim. रिक्वायरमेंट क्या लिखें जी? Determine provision for warranty. Determine provision for warranty at year end. जी करते हैं सॉल्व इसको जरा, फिर मैं आपको आंसर कंफर्म करता हूँ। करते हैं सॉल्व इसे, ए की लहदा वर्किंग करनी, बी की लहदा करनी है। जी करते हैं सॉल्व इसे प्लीज। यस सर, करते हैं। जी जी करें जी, मैं वेट कर रहा हूँ। सर ए की 0.003 है। जी कर लें जी, सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें फिर। सर कंफर्म तो कर दें। मैंने खुद अभी सॉल्व करना है मेरे भाई, मुझे आंसर नहीं पता, मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा यहाँ पे। ठीक है सर। जी मैं कंफर्म करूँ जी आंसर। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी,
जी कितनी सेल थी जी? ए की 2.4 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। 3 महीने की हम वारंटी देते हैं ना ए की, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 24 लाख जो थी वो क्या थी, वो आपकी पूरे साल की सेल थी, तो 3 महीने की ये सेल आ गई जो कि हमारी जिसकी वारंटी पेंडिंग है 3 मंथ्स की। अच्छा जी, सर कितने हम परसेंट यहाँ पे 3 क्यों ले रहे हैं? 2 नहीं लेना वारंटी चाहिए वाई टू? सर। जो तीसरा महीना है, मतलब थर्ड लास्ट जो मंथ है, उसके दिसंबर के एंड पे खत्म हो जाएगी ना वारंटी। कैसे, मैं समझाऊं? सर समझाएं। फॉर एग्जाम्पल assuming there are 30 days in each month, ठीक है? यस जो 1 अक्टूबर को आपने सेल की होगी जी। उसकी वारंटी कब एक्सपायर होगी? 1 जनवरी को जाके। अच्छा ठीक इस तरह देखना है ना, है, ओके। जो 2 अक्टूबर को सेल की होगी उसकी वारंटी एक्सपायर होगी 2 जनवरी में जाके। जो 3 अक्टूबर को सेल की होगी उसकी वारंटी एक्सपायर होगी जाके 3 जनवरी में। जो 10 अक्टूबर को सेल की होगी उसकी 10 जनवरी। जो 20 अक्टूबर 20 जनवरी, 30 अक्टूबर 30 जनवरी, ओके 10 नवंबर 10 फरवरी एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से डेज वाइज आप देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? तो 3 मंथ्स लिए इसलिए। अच्छा जी, तो कितने % चांसेस हैं कि हमारे रिटर्न होगी रिपेयर क्लेम के लिए? आई थिंक एक था 10%, और उसकी रिपेयर कॉस्ट कितनी थी? 5%। यस सर। 5%। तो इसको सॉल्व करें। जो सेल वैल्यू थी पहले, तो ये मिलियन में आ जाएगा जी। 0.003 है कि 25 है जी, देख लेते हैं। 3 है जी। जी क्लियर है जी? चलें बी की बात करते हैं जी। ये मिलियन में आंसर आया है। 1.5 मिलियन की एनुअल सेल है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 मंथ की वारंटी। ये 1 मंथ की सेल आ गई जो पेंडिंग है हमारी जी। कितने % चांसेस हैं जी कि कितने % रिटर्न होंगे आउट ऑफ सेल? 6%। 14%। रिटर्न कितने होंगे? सर रिटर्न 6% है सर 6% रिटर्न होंगे और 14% कॉस्ट आएगी। हाँ ये ठीक है, एक ही बात है, बट आंसर तो सेम ही आएगा। बट यस, ये जी पॉइंट, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा जी? 0.0045 बनता है आई थिंक। ये जी 405। ये हम क्या करेंगे, मिलियन में क्या करेंगे, प्रोवेन बनाएंगे। ठीक है जी, डन है जी, डन। डन सर। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 6 लिखें जी। अब ये क्लास ऑफ ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल करेंगे तो हम एग्जामिनेशन पॉइंट तक पहुंच सकेंगे जी। जी लिखिएगा जी। ईयर एंड है दिसंबर 2019 जी। ईयर एंड एग्जाम्पल 6, ईयर एंड है दिसंबर 2019 जी। अजत पूछिएगा। ये जो भी आपने वारंटी वाली बात बताई थी कि वो ईयर एंड वाला सीन जो आपने बताया था कि 2 महीने होती है, जो नून ने भी सवाल पूछा, सर ये दोबारा रिपीट कर देते हैं प्लीज। इसमें क्वेश्चन है क्या? सर वही कि 2 महीने क्यों नहीं लग रही और 3 महीने क्यों चलो लग रही चलो है? ऐसे जो लेट मी अंडरस्टैंड 2 महीने कैसे बनते हैं, जरा अपना पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दो ना, ताकि मैं डायग्नोज कर लूं कि आप सोच कैसे रहे हो। सर वही जिस तरह नून ने कहा था कि इसका मतलब कि ईयर एंड तो तब हो रहा है, तो मुझे वो सारा क्वेश्चन समझना था कि मुझे आपने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दी थी, वो मैं बेसिकली बस सुनना चाह रहा था कि मुझे थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन हो मैं गया। एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ एक्चुअली। मैं सिर्फ ये एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था कि 2 मंथ्स बनते कैसे, मुझे समझ नहीं आई 2 मंथ्स कैसे बनते हैं। शायद आप इस तरह से सोच रहे हैं कि जो अक्टूबर की सेल है वो पूरे महीने के स्टार्ट में हो जाती है। अगर आप, चूंकि 2 मंथ्स इस तरह बनते हैं, अगर आप एज ए स्टूडेंट ये सोचें कि 1 अक्टूबर को ये अक्टूबर की सारी सेल हो जाती है, तो फिर तो सारी ठीक है, मान लो दिसंबर पे अक्टूबर की वारंटी एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन ऐसे होता नहीं है।
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यही है कि हर दिन की बराबर बराबर सेल है, हर दिन की सेल क्या है, बराबर है। अगर आपने महीने में 30 रुपए की सेल की है तो डेली 1 रुपए की सेल हुई है। जरा मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं है। जरा कुछ चीज़ों को अपनी स्प्रेडशीट बनाने के लिए, बजट में लाने के लिए, वर्किंग करने के लिए हम असम्पशन यूज करते हैं, ताकि वरना तो हम एक एक दिन की चीज़ की वर्किंग नहीं कर सकते इस तरह के सिचुएशन में। तो असम्पशन होती है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर दिन की सेल बराबर है। तो जो 1 अक्टूबर को सेल हुई है उसके 90 डेज कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 अक्टूबर से। इट वुड एक्सपायर ऑन 1 जनवरी। देखो बड़ी आसान बात है, हम खड़े हैं 31 दिसंबर पे, हम कहते हैं यार 31 दिसंबर में एक सेल की गई है, जो 31 दिसंबर के दौरान एक सेल की गई है जो वारंटी जिसमें दी गई है। अब वो सेल हमने कर ली है, रेवेन्यू हमने 31 दिसंबर वाले साल में रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन चूंकि उसकी वारंटी पेंडिंग है अभी, 1 जनवरी की 1 अक्टूबर की 1 जनवरी में 3 महीने खत्म होंगे, 2 अक्टूबर की सेल के 2 जनवरी में होंगे, 3 अक्टूबर की सेल के 3 जनवरी में 90 डेज होंगे, 10 अक्टूबर के 10 जनवरी को, 12 अक्टूबर के 12 जनवरी को, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है जो सेल हमने 31 दिसंबर में रिकॉर्ड कर ली है, रेवेन्यू बुक कर ली है, उससे एसोसिएटेड खर्चा हमें क्लेम किया जा सकता है, which we would be incurring in the next year since sales belong to this year, so related expense which is warranty repair that should be booked as a provision in the current year. डबल एंट्री होगी ना, एक्सपेंस रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और प्रोविजन क्रेडिट। कल को जब खर्चा आएगा ना, मैं आसानी के लिए आपको बताता हूँ कि जितना हमने प्रोविजन बनाई थी, हाइपोथेटिकली बात करूँ, होता ऐसा नहीं है समझने के लिए, लेकिन कि जितनी हमने प्रोविजन बनाई थी एग्जैक्टली उतना ही खर्चा के लिए आपके ऊपर रिपेयर के लिए आया है। तो क्या होगा, अगले साल हम रिपेयर कर रहे होंगे, हमारा खर्चा लग रहा होगा, बट हमारा एक्सपेंस बुक नहीं होगा, क्योंकि हम डबल एंट्री करेंगे प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। अगर हम रिपेयर करवाएंगे, लेबर को पेमेंट करेंगे अपनी, तो हम एक्सपेंस डेबिट नहीं करेंगे, बिकॉज इट हैज बीन डेबिटेड इन द लेटेस्ट ईयर, जो कि जिसमें सेल बुक हुई थी। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली, तो मैंने भी थोड़ा सा भी अब एक्सप्लेन कर दिया ताकि जरा बाकी को भी जरा से सुनेंगे, इनको समझ आ जाएगा। ठीक है, चले सर। जी जी सर जी, ये जो आपने रिपेयर कॉस्ट कही एस्टिमेट ही होती है ना, एक आपने की हुई है? हाँ एस्टिमेट ही है, बिल्कुल यार, ऑब्वियसली बात है। तो वो तो फिर हम पहले इसकी प्रोविजन लोअर ऑफ एनआरवी के ऊपर नहीं बना चुके होंगे और अगर बस हो? बस कर दे यार, लोअर एनआरवी का जो मुंह में दफल है तूने बोल दी यार, वो खुदा खौफ कर यार, एनआरवी कहाँ से आ गई? व्हाट इज एनआरवी? सर मैं उधर चला गया था, ठीक है सर। पता नहीं यार, मैं हैरान हो गया, मैं एनआरवी कहाँ से आ गई। हमने तो सेल कर दी ना यार, जो चीज सेल हो जाती है वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल में रिकॉर्ड हो जाती है, वो हमारी इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं रहती। सर वो बस गलती होगी। कोई बात नहीं, मैं तो थोड़ा सा मैं परेशान हो गया था जी। एग्जाम्पल 6 पे आइएगा जी प्लीज। जी अकाउंटिंग ईयर है जी जनवरी से दिसंबर 2019। एग्जाम्पल 6। जो इसका आंसर ठीक बताएगा जी, जो पहले आंसर बताएगा चैट बॉक्स में इस सवाल का, उससे मेरी तरफ से कॉफी मिलेगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये बट सॉल्व करके, ठीक है, टाइम लेके सॉल्व करके ना, चैट बॉक्स में जो सबसे पहले बताएगा जी। नो नो, नॉट वर्चुअल कॉफी, एक्चुअल कॉफी, ठीक है। वी डोंट बिलीव इन वर्चुअल थिंग, यू नो। चले जी लिखिए जी। नहीं इमोजी नहीं होगा जी, करेंगे कुछ आप, मैं बुक कर लूंगा अपने पास, लाइब्रेरी बुक कर लूंगा। चलो जी, ये क्या बन गए हो तुम भाई? भाई ये क्या बन गए हो? व्हाट इज दिस? एलियन पार्ट है क्लास की, कार्टून? खैर एनीवेज, चलें जी, एग्जाम्पल लिखिएगा जी। जी ईयर एंड है जी जनवरी से दिसंबर 19। जी लिखिएगा जी, सेल्स फॉर द लास्ट क्वार्टर 2019 कितनी है जी?
दो प्रोडक्ट हैं ए बी, ए की है जी 8 लाख और बी की है जी 18 लाख। लास्ट क्वार्टर की सेल है जी ए की है जी 8 लाख, बी की है जी 18 लाख। बोथ ए एंड बी आर सोल्ड विद 3 months वारंटी। ए और बी को हम क्या करते हैं जी 3 months की वारंटी में सेल करते हैं। जी नेक्स्ट लिखिए जी एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट ए की है जी 12% ऑफ सेल्स। एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट ए की है 12% ऑफ सेल्स, बी की है 15% ऑफ सेल्स। ए की 12 जी जी क्या रिपीट करना है? हाँ जी एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट ए की है 12% सेल्स की, बी की है 15% ऑफ सेल्स। जी नेक्स्ट लिखिएगा जी एक्सपीरियंस शोज दैट 5% of A experience shows that 5% of A and 10% of B of A and 10% of B will be returned for warranty claim. Will be returned for warranty claim. सर रिपीट कर दें। जी experience shows that 5% of A and 10% of B will be returned for warranty claim. जी नेक्स्ट लिखिएगा जी actual repair cost already incurred actual repair cost already incurred in respect of last quarter sale till year end. सर जी एक सेकंड अभी नहीं, अभी मुझे पहले बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद ओके actual repair cost incurred in respect of last quarter sales till year end। जी ए पे कितना एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट लग चुकी है वारंटी की, जो यूनिट्स रिटर्न हो चुकी, कुछ वो रिपेयर कॉस्ट इनके कर चुके हैं हम लास्ट क्वार्टर की सेल से रिलेटेड 1500 ए के और 10,000 बी के। जी सर 1500 और 10,000 जी जी क्यों गलत? नहीं वो काफी ज्यादा डिफरेंस था मेरा ख्याल था इसलिए। नहीं कोई बात नहीं, मतलब जो जितनी रिपेयर हुई है उसके लिए आती है ना। ओके सर एक मिनट शुरू से रिपीट कर देंगे? करते हैं जी, रिक्वायरमेंट लिखें पहले। रिक्वायरमेंट क्या है जी? डिटरमिन पूरी बात सुनिए, डिटरमिन क्लोजिंग प्रोविजन फॉर वारंटी। डिटरमिन क्लोजिंग प्रोविजन फॉर वारंटी। जी आप पूछेंगे क्या पूछना है जिससे रिलेटेड? सर रिपीट करें, बोथ ए एंड बी आर सोल्ड फॉर 3 months, इससे आगे।
जी A and B are sold for 3 months warranty और expected repair cost for A है जी 12% of sale, 12% of sale और B की है जी 15% of sales repair cost expected। ओके जी सर और A 3300 है यार और B जवाब 70। रुक जाओ भाई रुक जाओ, मुझे बताएं दो, तुम तो चैट बॉक्स में लिखो जवाब जो लिखना है, उधर उधर चैट बॉक्स। जी experience shows that 5% of A and 10% of B, experience shows that 5% of A and 10% of B will be returned for claim। ओके सर जी रुकें जी, बाकी भी जरा बता दें। माइक प्लीज बंद कर दें यार। माइक बंद कर दें प्लीज। छावे वहां पे जो रस्सी लगी है लड़ के वो खुलवानी है। ओ भाई बंद कर दो जी। जी चले जी, बाकी भी एक मिनट में दे रहा हूँ, देखते हैं जी किसका आंसर ठीक है जो पहले बताया था जी। जी अच्छा जी, देखते हैं जी अब ए की वर्किंग करते हैं जी पहले, फिर बी की। जी 8 लाख आखिरी क्वार्टर की सेल है और यहाँ पे कितनी है? 18 लाख। जी कितना जी? ये आखिरी क्वार्टर की सेल है 5% और कितने जी? 12%। जी ये आ गया जी। इसका कितना है जी? 10% मल्टीप्लाई बाय कितना था जी? 15%। ये आंसर कितना आता है जी? 27,000। जी जी तो इसमें से एक की कितनी पेमेंट कर दी है जी हमने? एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट कितनी है जी? 1200। और इसकी कितनी थी जी? सॉरी 1500। सिर्फ 1500 और 10,000। सॉरी जी 1500 10,000। ये जी आंसर है 3300 और 17,000। अब देखते हैं जी किसका आंसर पहले था जी ठीक। सर सबसे कॉफी पहले पीने कब आऊं? कॉफी पीने रुके जी, पहले देखें सबसे पहले किसने ठीक आंसर और सबसे पहले किसने दिया जी? फैजान ने। भाई मुझे तो देखने दें। फिजान कौन है जी? फिजान का जवाब ठीक नहीं है जी, क्योंकि नेट बताया ना, मैंने कहा था अलग अलग बताना है, एक अलग बी का अलग। फिर मेरा हो गया कासिम ने ना। बताया था सबसे पहले, कासिम ने। नहीं रुके, मुझे भी तो चैट बॉक्स में देखने दें। सर मुझे अच्छा तो जी चुप करवा दिया था आपने। हाँ मैंने कहा था चैट बॉक्स में लिखना है, सर फोन पे यूज कर रहे रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से करनी है, चैट बॉक्स में लिखना आंसर जी। अच्छा ये बी लाती तो फिजान ने बताया। हसन क्या नाम है जी? ये हसन मुस्तफा। ये कौन है जी?
हसन मुस्तफा कौन है? हसन मुस्तफा बहरहाल हसन मुस्तफा का आंसर आया जी, ये भी ठीक ही है। सर उसके जुल्करनैन बाद ने सबसे पहले वैसे बताया चैट बॉक्स में। यार मुझे तो नजर नहीं आ रहा जुल्करनैन ने। जुल्करनैन ने बताया उसके बाद, यानी तीसरे नंबर पे। नहीं ये कौन है जी? अली आरिफ ने भी बताया मुझे। अली आरिफ ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया एक्चुअली। अली आरिफ ने मुझे क्या डायरेक्ट बात, मैसेज किया सर तीसरे जीता क्या कौन? नंबर बात। पे। जुल्कर अगर टेक्निकली पूछा जाए ना अगर सर तो सर अली मैंने आरिफ का सबसे मैसेज पहले सबसे बताया। पहले है। अगर सर अगर चैट देखा बॉक्स में जाए आप इनबॉक्स नहीं लगा रहे थे। यार चलो मैं तो सच ही बोल रहा हूँ यार, मैं झूठ तो नहीं बोलता ना। तो सर मेरा कितने नंबर पे है? तुम्हारा सबसे पहले है लेकिन तुमने सम कर दिया है। तुम्हारा जवाब भी ठीक है, हसन का भी ठीक है, अली का भी ठीक है। अली ने बिल्कुल प्रिसाइजली बताया ना, देखो आई के भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ए का 3300, बी का 17,000। उसके बाद सर मेरा भी नाम ले लें। जुल्करनैन ने भी ठीक बताया। असद ने भी अपने जवाब बताया, वो असद अपने पास रख ले। तलहा का भी जवाब ठीक है ओवरऑल, लेकिन लेट आया। कासिम का भी जवाब ठीक है। जी ये अरूब इमरान है इनका, ये का ठीक है जी। असद ने फिर टोटल बता दी। ठीक है जी, अब खुद फैसला कर लेंगे अब आप लोग। ना सर, मैंने विनर फैसला विनर कर लिया, अनाउंस मैंने करें तो सर। कॉफी कॉफी पीनी की है सर बात है आपकी। इधर, ऐसी बात है। यार देखो अगर प्रिसाइजली देखा जाए ना, मैं अगर मेरिट पे बात करूं तो नहीं देखो हम सर, मेरिट आई कैप नहीं मेरिट है सर। मेरिट पे बात होगी यार। मेरिट का मतलब होता है इंसाफ। मेरिट का मतलब होता है इंसाफ पे बात होगी। जी सर। उसमें जो अगर बिल्कुल प्रिसाइजली देखना है ना, तो ए और बी का जो अलग-अलग आंसर बताया वो तो पहले अली ने बताया और फिर जुल्करनैन ने बताया। और अगर दोनों का ठीक कंबाइन है जी। आंसर देखना है तो वो सबसे पहले तुमने बताया और उसके बाद ही हसन ने बताया। सर मैं आई एम द विनर। जी जी जी, ये मुझे वजह नहीं बताया आप किस बेसिस पे कह रही हैं। मेरे पास तो आपका जवाब आया कि नहीं आया, किस नाम से आ रहा है आगे? सर नहीं आया। हाँ तो जो आज फिर सही बात है, आप विनर हैं भैया। हम आप जो compete ही नहीं कर रहा वो पहले से विनर है भाई, उसको हम क्या कह सकते हैं। सर कंपटीशन छोड़े, सबको पिला दें। इतना जो है ना वो मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। जी बात हुई थी कॉफी की, कॉफी में जी मैं पिलाऊंगा जी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है जी, मैंने नोट कर लिया कि हसन मुस्तफा मुझे नजर नहीं आ रहा कौन है। कहाँ से? चले खैर, नाम तो याद ही। ओके ओके श्योर, नो सर प्रॉब्लम। जिसमें आपको अलग इनबॉक्स किया टाइम तो आ नहीं रहा था, तो वो सबसे पहले मैसेज उसी का ही आना था ना। मेरिट तो ना हुआ सर। ओह माय गॉड, ये कौन आ गया जी? सर जुल्करनैन। मेरे पास भाई इधर चैट बॉक्स में आ रहा है, टाइम साथ आ रहा है, मैं पिक्चर ले सकता हूँ। चले सर फिर सही है। मैंने तो चैट देख के टाइम देख के बताया ना, मैंने तो ऐसे नहीं बताया जो पूरी चैट बॉक्स चल रहा। चलें जी, नेक्स्ट लिखें जी, शाबाश, सही आंसर दिया। द गुड थिंग इज दैट काफी ने ठीक आंसर दिया। लालची लोग हैं आप लोग सारे, वैसे जवाब नहीं देते। कॉफी वगैरह सबने जवाब देना शुरू कर दिए। चलें जी, सर ना आपकी ना हमारी बर्गर खिला दें बस। बर्गर खिला देंगे तुम्हें, खा लेना सर बर्गर। सर जी 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 जी। सर ये जो यानी एग्जाम्पल 5 में आपने इसे यानी मल्टीप्लाई भी किया था, यानी टाइम से, यानी 3/12 से भी किया था ये सर, असद वो पूछ रहा क्यों है ना। किया था? जी सर मैं पूछ रहा हूँ क्यों किया था असद सर आप? असद इसलिए किया था यार कि देखो आपके पास जो सेल थी पूरे साल ही गिवन थी ना यार, डेटा पढ़ो। सेल पूरे साल की थी, तो और वारंटी ठीक 3 है ठीक मंथ है की ठीक है। थी, तो 3 मंथ की सेल निकालने के लिए हमने ऐसा किया, डिवाइडेड बाय 12 इंटू हम्म। 3। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेगा जी। सर अब विनर तो बता दें कौन है। यार मेरे लिए छोड़ो यार, सब घर बैठ के खा लेन पी लेन। जी जी, मैं कॉफी पिलाऊंगा जी, मैंने अपने पास अक्रू कर लेनी है अभी। यार मेरे हिसाब से तो विनर इज अली आरिफ। सर नोट मेरिट, नोट मेरिट। नहीं नहीं, वो आप लोग करते रहे, मैं तो यार देखो मैंने जो रूल बताया था उसके मुताबिक जिसने कंप्लाई किया, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है सर उसको छोड़े, उसको वैसे ही पैसे मिल रहे हैं।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और मिल जाएंगे यार। जिसका राइट है उसको मिलना चाहिए, कम ज्यादा की बात नहीं होती। ठीक है, ये असूल थोड़ी है कि किसी को पहले कुछ मिल रहा है तो उसको दोबारा ना मिले जी। चलें जी, चलें जी, लेट्स क्लोज इट। कॉफी मेरी तरफ से है जी। और मैं जो टॉप 4 है जी उनको कॉफी पिलाऊंगा जी। टॉप 4 में हसन भी आ जाएंगे, फिजान भी आ जाएंगे, अली सबसे पहले आएंगे, और उसके बाद 4th पे थे जुल्करनैन। 4 हो गए जी, ठीक है जी। टॉप 4 कर दी थी। उनका टाइम का गैप भी काफी कम था, मैंने देखा अभी। चलें जी, लेट्स गो जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जी। जी आप लोग अपने पास भी एंट्री कर लें, मैं भी अपने पास एंट्री कर लेता हूँ जी। अच्छा जी, कॉफी एंड सर डेबिट होगा ना, रिसीवेबल है हमारा आपसे। जी जी आप डेबिट करेंगे जी, मैं क्रेडिट करूंगा, आप डेबिट करेंगे जी। ठीक है जी, चलिए जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिएगा जी। जी स्टेटमेंट लिख लें पहले। अच्छा, ये हमारी एग्जाम्पल इनिशियल वाली बातें खत्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हम वो लिखते हैं जी। जी लिखिएगा जी। जी लिखिएगा फ्यूचर, ये थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले स्टेटमेंट लिख लें। फ्यूचर इवेंट्स, future event that may affect the amount of expenditure, future events that may affect the amount of expenditure shall be reflected in the amount of provision, shall be reflected in the amount of provision if there is an objective evidence, if there is an objective evidence that such सर event जरा शुरू would से रिपीट कर दें। जी मैं कर देता हूँ। if there is an objective evidence that such event would occur, मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ जी। फ्यूचर इवेंट्स दैट मे अफेक्ट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर shall be reflected in the amount of provision if there is an objective evidence, if there is an objective evidence if there is an objective evidence that such event would occur। ठीक है जी। अच्छा समझिएगा ये स्टेटमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट के साथ मैं रिलेट करता हूँ। अभी आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रोविजन बना रहे हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट में क्या होता है, आप कहते हैं जी कि हम से 5 साल के बाद एसेट को डिसमेंटल करेंगे और हमारा इतना खर्चा आएगा 10 रुपए, उसकी हम पीवी निकाल लेते हैं। साथ ही आप कहते हैं जी एक टेक्नोलॉजी नई इंट्रोड्यूस हो रही है, जो कि इंट्रोड्यूस हो रही है, अभी हुई नहीं है, फ्यूचर में होनी है, लेकिन इस पर काम चल रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा, उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारा जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, जो भी तो हमने 10 रुपये एस्टिमेट की हुई है, वो 10 रुपये नहीं, वो 8 रुपये लगेगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम 10 रुपये की पीवी निकालें कि 8 रुपये की निकालें। स्टेटमेंट क्या है, फ्यूचर इवेंट्स दैट में affect the amount of that may affect the amount of expenditure shall be reflecting the amount of provision if there is an objective evidence that such event would occur। तो अगर हमें ऑब्जेक्टिव एविडेंस है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी डिसमेंटलिंग कॉस्ट को 10 रुपये एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, बल्कि 8 रुपये एस्टिमेट करना चाहिए। 10 नहीं करना चाहिए, बल्कि 8 रुपये एस्टिमेट करना चाहिए अपनी हमें अपनी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की वर्किंग को, और फिर उसकी पीवी निकालनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास
यार हमारा इसका ईयर एंड से ताल्लुक की बात नहीं है, हमारी ईयर एंड से ताल्लुक की बात नहीं है। इसकी पॉइंट ये है, ये एक रूल हम पढ़ रहे हैं कि आपने क्या करना है। आपने अगर कोई ऐसा अगर इवेंट होने वाला है तो प्रोविजन निकालते हुए उसको क्या करना है, उसको काउंट फॉर करना है। हम ये सीख रहे हैं, ठीक है जी, हम ये ठीक सीख रहे हैं। ठीक हो गया जी। जी नेक्स्ट लिखिएगा जी। जी एक अदर पॉइंट्स लिखते जाए। नेक्स्ट लिखिएगा, if amount of time value of money is significant, if amount of time value of money is significant, if amount of time value of money is significant, ब्रैकेट में लिखिएगा जी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिग्निफिकेंट का मतलब क्या, ब्रैकेट में लिखिएगा। रिकग्निशन एंड सेटलमेंट gap is more than 1 year. Recognition and settlement gap is more than 1 year. Bracket close. Then provision shall be measured. Then provision shall be measured. Then provision shall be measured at present value of expected expenditure, at present value of expected expenditure required to settle the obligation. तो आपने जो प्रोविजन बनानी है वो किस में बनानी है, एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। जी नोट कर लें, फिर अजवद आप पूछ लें क्वेश्चन। सर बस ये पूछना था कि आप ये ब्रैकेट्स में जो लिखवाया ये क्या लिखवाया, ये रिपीट करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, ये ब्रैकेट में लिखवाया जी, रिकग्निशन एंड सेटलमेंट गैप इज मोर देन 1 year। ठीक है सर, थैंक यू। यार प्लीज एनी वन ऑफ यू ये पूरी स्टेटमेंट चैट बॉक्स में भेज दें जी। आप में से कोई भी पूरी स्टेटमेंट चैट बॉक्स में भेज दें, मैं कंफर्म कर देता हूँ। जी कोई भी चैट बॉक्स में प्लीज स्टेटमेंट लिख के भेज दें। जी इफ अमाउंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिग्निफिकेंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी, रिकग्निशन एंड सेटलमेंट गैप इज मोर देन 1 year, देन प्रोविजन शैल बी मेड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। बिल्कुल ठीक लिखा है जी, ये अली, आई थिंक अली ने लिखा है, उससे पहले शायद तलहा ने लिखा था जी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। ये प्लीज चेक कर लें जी। जी डाना जी, जी पिछली वाली स्टेटमेंट भेज दें जी, वो फ्यूचर इवेंट डेट में इफेक्ट। जी एक सेकंड में एक आंसर कर दूं, चैट बॉक्स में आया है।
जी एग्जाम्पल नंबर 7 लिखिएगा जी। छोटी सी एग्जाम्पल है जी, ताकि इधर हम ये जो बात लिखी है इसको कवर कर सकें। जी तला टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहे हैं आप? इससे कह रहे हैं मैं एग्जाम्पल दे दूं। जी फ्यूचर इवेंट वाला कह रहे हैं, कौन सा कह रहे हैं आप? फ्यूचर इवेंट की मैंने एग्जाम्पल दे दी है। जी टाइम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एग्जाम्पल लिखने लगे हैं। एग्जाम्पल 7 लिखें जी। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। लिखें जी on 1st January 2020 plant is bought and installed on 1st January 2020. On 1st January 2020 plant is bought and installed at rupees 4 million. It is required to be dismantled after 5 years. It is required to be dismantled after 5 years. Expected dismantling cost is rupees 0.5 million. Expected dismantling cost is expected dismantling cost is 0.5 million. The discount rate 7% per annum. जी रिक्वायरमेंट क्या है जी इसकी? सर डिस्काउंट रेट क्या बताया आपने? 7%। जी रिक्वायरमेंट लिखिएगा। रिकॉर्ड इनिशियल डबल एंट्री। रिकॉर्ड इनिशियल डबल एंट्री। जी 2 एंट्रीज होंगी इनिशियली 1 जनवरी 2020 को 2 एंट्रीज होंगी जी। पहले हम पीपी खरीदेंगे। पीपी डेबिट बैंक क्रेडिट 4 मिलियन। जी एक और एंट्री आप क्या करेंगे? हम ये जो डिसमेंटल करना है 5 साल के बाद करना है, तो गैप बिटवीन रिकग्निशन यकम जनवरी को हम प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे और सेटलमेंट कब होनी है? 5 साल के बाद। गैप इज मोर देन 1 ईयर, तो हम क्या करेंगे? हम प्रोविजन की को क्या करेंगे? पीवी पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे। तो 1 जनवरी पे डबल एंट्री क्या बनेगी? पीपी डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? पॉइंट क्या जी? ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1.07 की पावर -5। क्या आंसर आता है जी? देखें
सर राउंड ऑफ करके 0.36। हाँ राउंड ऑफ ही कर रहा 2 डेसिमल में 0.36 आता है जी। सर ये 0.5 कैसे आया? 0.5 तो गिवन है क्वेश्चन में यार, 0.5 मिलियन बताया तो मैंने यार। ओके सर, ओके। जी ठीक है जी। तो ये हम क्या करेंगे, इनिशियल एंट्री करेंगे जी। इसमें सिर्फ ये सीखना था कि पीवी कैसे निकालनी है जी। नेक्स्ट हेडिंग दें, चेंज इन प्रोवीन। नेक्स्ट हेडिंग दें, चेंज इन प्रोवीन। कोई भी प्रोवीन जो हमने क्रिएट की होगी, प्रोवीन फॉर डिसमेंटलिंग हो, चाहे प्रोवीन फ्रॉम डैमेजेस हो, प्रोवीन फॉर पेनल्टी हो, प्रोवीन में चेंज के बारे में जी हेडिंग है। जी अजान हो रही है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं जी। जी लिखिएगा जी, चेंज इन प्रोवीन। जी लिखिएगा पॉइंट। अच्छा जी, एक ना एक चीज़ मुझे याद आ गई। एक दो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे थे ये FA2 के बारे में, तो मैंने उनको तो जवाब दे दिया था, तो सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। ज़ाहिर है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, आप में से कई लोग होंगे जो कोशिश करते हैं पेपर पास करने की, और फिर वो कोशिश करते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट या गोल्ड मेडल आ जाए। गोल्ड मेडल का क्राइटेरिया क्या आप लोगों को पता है, वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूं कि FA2 के पेपर में ऐसा भी पास में हुआ है कि गोल्ड मेडल भी आया हुआ है और सर्टिफिकेट भी आया हुआ है। और ऐसा भी हुआ है एक दफ़ा कि गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट एक ही स्टूडेंट का आया हुआ है, और ऐसे भी हुआ है कि एक स्टूडेंट का डिफरेंट स्टूडेंट का गोल्ड मेडल था और डिफरेंट का सर्टिफिकेट था। ठीक है, तो आपको ये बात बताने का सारा जो मकसद है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 3 से कम पेपर दे रहे हैं या जो भी है सिचुएशन, तो उनको पता होना चाहिए, अगर कोई 3 भी दे रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेट भी आता है इस पेपर में अलॉन्ग विद द गोल्ड मेडल। जरूरी नहीं आए, लेकिन डिपेंड करता है कि तेरा कंपटीशन क्या है, स्टूडेंट्स के क्या क्या मार्क्स हैं, तो उस लिहाज से प्रोवाइड क्या सर्टिफिकेट भी साइन कर देता है। तो जस्ट टू शेयर विद यू पीपल कि आप प्लीज एफर्ट करें, शाबाश। तो लेट्स सी कि आप फिर कहाँ फॉल करते हैं। पहले तो पास करने की कोशिश करें, फिर आगे फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएं।
जी वो क्राइटेरिया सारा जी आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सारा जो भी आप पढ़ लीजिएगा, वो ओवरऑल का अलग है और सारा अलग है, ठीक है जी। सर्टिफिकेट 3 पेपर कंपल्सरी नहीं है, सर्टिफिकेट आप एक पेपर में देके भी आ सकते हैं आपका, ठीक है जी। ये लिखिएगा ये चेंज इन प्रोवीन, पहला पॉइंट लिखिएगा, प्रोवीन शैल बी रिव्यूड। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, प्रोवीन शैल बी रिव्यूड। Proving shall be reviewed at the end of each year and shall be reflected and shall be adjusted to reflect the current best estimate. मैं repeat कर रहा हूँ statement, proving shall be reviewed at the end of each year and adjusted to reflect current best estimate. फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे खिलाफ कोर्ट केस हुआ है कंपनी के खिलाफ, 31 दिसंबर 2019 पे हमने उसकी प्रोविजन बनाई, बाय चांस ड्यू टू सर्कमस्टांसेस वो 31 दिसंबर 20 तक केस सेटल नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2020 में हम क्या करेंगे, प्रोविजन को रिव्यू करेंगे। आसान लफ्जों में कैश की अमाउंट चेंज तो नहीं होनी, अगर चेंज होनी है करंट बेस्ट एस्टिमेट के मुताबिक तो हम उसे क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। प्रोविजन बढ़ी है तो बढ़ा देंगे, प्रोविजन क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, और प्रोविजन कम हो रही है तो कम कर देंगे, ठीक है। सिंपल मैं प्रोविजन की बात कर रहा हूँ, टू रिफ्लेक्ट करंट बेस्ट एस्टिमेट। जी पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा जी, इफ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज नो लॉन्गर प्रोबेबल if outflow of economic resources is no longer probable, then provision should be reversed. सर रिपीट कर दें थोड़ा जी, if outflow of economic resources is no longer probable, then provision should be reversed. तो फिर हम प्रोविजन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे जी। अगर बड़ी आसान सी बात है, दो जैसे मैंने एग्जांपल दी भी, 2019 में आपने प्रोविजन बनाई थी 10 रुपए की, वो सारी शर्तें पूरी हुई थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो, ऑब्लिगेटिंग इवेंट था, रिलायबल एस्टिमेट था, सब शर्तें थी, प्रोविजन बना लिया आपने। लेकिन क्या हुआ जी, अगले साल के एंड तक बाय चांस वो सेटल नहीं हुई, लेकिन आपको पता चला कि अब केस तो चल रहा है लेकिन आउटफ्लो होने के चांसेस प्रोबेबल नहीं है। प्रोबेबल का मतलब होता है कि आउटफ्लो होने के चांसेस 50% ज़्यादा हों। वकील ने कहा यार अब केस अगर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना तो इसके चांसेस 30% है, विच इज लेस देन 50%, तो इसका मतलब है आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है। प्रोबेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे, प्रोविजन डेबिट, जिस साल भी रिवर्सल होगा उसी साल प्रोविजन डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे जी। जी क्वेश्चन पूछना जी, बताएं जी। जी अजवत आपने क्वेश्चन पूछना? नहीं सर मैंने तो नहीं किया एंड्रेस। हुआ है एक्चुअली, चलो मैं कर देता हूँ, शायद क्लिक हो गया होगा। चलें जी जी नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, if provision is measured at present value, if provision is measured at present value, if provision is measured at present value, then
increase in the amount of provision, then increase in the amount of provision as a result of passage of time, then increase in the amount of provision as a result of passage of time, as a result of passage of time, shall be considered as finance cost. जी क्या होता है आपको पता ही है, जब हम किसी भी ऑब्लिगेशन को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसको फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाने के लिए हम उसको अनवाइंड करते हैं, हम प्रोविजंस लायबिलिटी को बढ़ाते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री करते हैं। तो जैसे डिसमेंटलिंग कॉस्ट की मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे डिटेल में। डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हम क्या करते हैं, जब हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रोविजन बनाते हैं तो फिर हम उस प्रोविजन को हर साल इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमने फ्यूचर वैल्यू पे जाना होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को से हम उसकी पीवी निकालते हैं, तो वो जो प्रोविजन में इंक्रीज आ रहा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। उसको कॉरेस्पॉन्डिंगली कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस में। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी सवाल भी करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे। सर इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। सर ये जो सेकंड पॉइंट में आपने बताया कि नो नॉट प्रोबेबल वाला, तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन बात कर रहा है जी? आवाज ठीक नहीं आ रही। सर मेरी बात कर रही हूँ। सॉरी, मेरी अच्छा जी जी सॉरी, आवाज बहुत कम आ रही, दोबारा पूछिएगा। सर ये जो कौन सा सेकंड पॉइंट जो आपने लिखवाया है कि रिसोर्सेज अकाउंट ऑफ रिसोर्सेज नो लॉन्गर अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी जी। इसमें इसकी एग्जांपल दे दूं दोबारा? जी अच्छा सर ठीक है इसका एक्सप्लेन कर जी जी। ये जी वो पॉइंट है जी, इफ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज नो लॉन्गर प्रोबेबल देन प्रोविजन शैल बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ही दी थी कि फॉर एग्जांपल हमने 2019 में किसी हमारे खिलाफ केस फाइल हुआ, हमने उसकी प्रोविजन बनाई, फॉर एग्जांपल 10 रुपए। क्यों बनाई? क्योंकि वो सारी शर्तें पूरी हुई थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, सब बातें, और आउटफ्लो प्रोबेबल। लेकिन बाय चांस वो केस अभी तक सेटल नहीं हुआ, जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं। अभी हमने अपने लीगल काउंसिल से पूछा तो उसने कहा ये जो 10 रुपए पे करने की बात हो रही है ना, इसके अब आउटफ्लो होने के चांसेस अभी 30% है। प्रोबेबल का मतलब होता है लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो इज मोर देन 50%। तो अब 30% है तो प्रोबेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब कोई ऑब्लिगेशन प्रोबेबल ही नहीं है तो वो हमारी प्रोविजन रिकॉर्ड ही नहीं रह सकती, क्योंकि पिछले साल से वो किताबों में रिकॉर्डेड है, उसे हम रिवर्स कर देंगे, प्रोविजन डेबिट और वो एक्सपेंस क्रेडिट। जी पॉइंट नंबर जी सर जो आप कह रहे हैं रिवर्स कर देंगे, इसमें हमने जितने भी सालों में इसकी प्रोविजन को रिकॉर्ड किया सबको रिवर्स करेंगे कि सिर्फ रिसेंट ईयर जो होगा? नहीं, प्रोविजन तो एक क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, बैलेंस होता है ना, लायबिलिटी जी है ना, तो जो बैलेंस आ रहा है उसको रिवर्स, जो लेटेस्ट वैल्यू आएगी उसे रिवर्स कर देंगे। ठीक है सर। लेटेस्ट वैल्यू शैल बी रिवर्स, जो भी वैल्यू बुक्स में आ रही है ना वो रिवर्स हो जाएगी। एंड सर एक बात बता दें कि वो जो एक्चुअल अभी एग्जांपल जिसमें एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट थी, उसके साथ प्रोविजन की एंट्री क्या होगी? एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर डेबिट और प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट की एंट्री क्या होगी? एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट का पूछे हैं ना आप? सर वो आप यस सर। एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट की एंट्री सिंपल क्या होगी, क्योंकि अगर आपने भी प्रोविजन जैसे भी हमने जो भी एग्जांपल की थी उसमें हमारे केस में क्या होगा, रिपेयर डेबिट और कैश क्रेडिट। एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट सर जो प्रोविजन है उसने कम नहीं होना, प्रोविजन कम नहीं होती जब हम एक्चुअल एक्सपेंस करते हैं। प्रोविजन तो कम होगी ना, प्रोविजन तो रिकॉर्ड कम हुई ना। अगर आप ऐसे कह लो, थोड़ा सा म्यूट कर दीजिएगा जरा। हाँ,
अगर आप ऐसे कह लो कि फॉर एग्जांपल वो टोटल प्रोविजन बनती थी 4800 की, याद करो अभी जो हमने ए की बात की थी, तो हम ऐसे कहेंगे हमारा रिपेयर एक्सपेंस तो 4800 ही आएगा, लेकिन कैश में कितना पे हो चुका है ऑलरेडी 1500, और प्रोविजन कितनी बनेगी 3300। अलग-अलग भी कर सकते हैं, अलग-अलग कर लो सेंट्री को। रिपेयर जो एक्चुअल हो चुकी है 1500 से डेबिट, कैश 1500 से क्रेडिट, और प्रोविजन की एंट्री लेटर से कर लो रिपेयर डेबिट 3300, प्रोविजन फॉर वारंटी 3300 क्रेडिट। इस तरह से होगा। ठीक है, अच्छा जी प्लीज नेक्स्ट लिखिएगा जी, पॉइंट नंबर 4। सर ये प्लीज थर्ड पॉइंट भी फिर से रिपीट करवा दीजिएगा। थर्ड पॉइंट क्या था जी? इफ प्रोविजन शैल मेड यार वो अभी ना करते हैं, अभी लिख लो, भी करते हैं हम ना, अभी हमने डिसमेंटलिंग का उसका सवाल करना है, तो उसमें हम थोड़ा सा, मैंने अभी ये बताया था कि जब हम कोई भी ऑब्लिगेशन पीवी पे रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसको फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाने के लिए प्रोविजन बढ़ती है, प्रोविजन क्रेडिट होती है, तो डेबिट भी तो कुछ होगा ना, वो फाइनेंस कॉस्ट है। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू। जी पॉइंट नंबर 4 पे आइएगा जी। जी पॉइंट 4, प्रोविजन इज मेजर्ड एट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इफेक्ट। पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन इज मेजर्ड एट प्रॉफिट provision is measured at profit before tax effect because tax is calculated separately. जब आपने प्रोविजन बनानी ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी आसान सी बात बताता हूँ, जब हम किसी भी खर्चे के रिकॉर्ड करके प्रोविजन बनाते हैं ना, प्रोविजन से क्या होगा आपको पता है, प्रोविजन की डबल एंट्री 2 हो सकती हैं, या एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट लायबिलिटी, और या एसेट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। एसेट किस केस में डेबिट हो रहा होता है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट में। तो जब आप कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं ना, उस एक्सपेंस से क्या होता है, आपका प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन प्रॉफिट कम होने से टैक्स भी कम होता है, टैक्स में बचत आती है। तो आपने क्या करना है, आपने टैक्स को, आसान लफ्जों में टैक्स की बात यहाँ नहीं करनी, टैक्स ज्यादा कैलकुलेट होता है। आपने कहना है 10 का खर्चा है ना, तो हमने प्रोविजन 10 रुपए की बनानी है, टैक्स खुद ब खुद बच जाएगा हमें जब हम वर्किंग ज्यादा करेंगे। हम प्रोविजन बनाते हुए टैक्स की कुछ सेविंग वगैरह एडजस्टमेंट की वर्किंग नहीं करेंगे। आसान लफ्जों में जब प्रोविजन बना रहे होंगे तब हम टैक्स की डिस्कशन नहीं करेंगे। जी मोहित पूछिएगा जी। सर हम लोग फिर ट्रेड रिसीवेबल्स की प्रोविजन में डिफरेंट एंट्री क्यों करते हैं? उसमें तो हम ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट नहीं करते। किसमें? ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स। हाँ तो हम डेबिट तो नहीं करते रिसीवेबल्स को, डेबिट रिसीवेबल्स का प्रोविजन तो नहीं करते हम। रिसीवेबल कहाँ से आ गया यार? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि हम एक प्रोविजन फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स क्रिएट करते हैं ना, कि इतनी पोटेंशियली बैड डेट्स हो सकती हैं हमारी। मैंने पहले दिन बताया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इस चैप्टर में नहीं आता, ये प्रोविजन होती है आउटफ्लोज की। अब याद करो, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर डैमेजेस, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, ये हमने बताया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल नहीं आता है चैप्टर में। ठीक है जी, चले जी क्लोज करते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपकी क्लास भी होगी ऑलरेडी गए थे। जी जी सर जी सर जी आप, पूछिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, अब क्लास स्टार्ट करके 125 पे फ्री कर दे, जुमात भी मिल जाएगी हमें इस तरह। क्या करने जी? सर वो आप अगर 125 पे क्लास क्लोज कर दें, अगर 12:10 से शुरू कर दे, तो फिर सर इस तरह नमाज चले मिल जी, जाएगी हमें। आप सारे मुझे बता दें, मैं कर लूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं। सर पूछ लें आप इनसे, इनको मसला हाँ, नहीं है तो कोई। अगर आपकी 12:15 से पहले क्लास नहीं होती तो मैं कर लूंगा शुरू। नो इशू सर। ठीक है जी, नो इशू सर जी। टेस्ट के बारे में बता दें प्लीज। यार टेस्ट ना जरा टीएल वगैरह चेंज हो रहे हैं, 1-2 दिन दे दो। टेस्ट आपके सारे होंगे, डोंट वरी।
बस आप एक काम करें, आप प्रिपरेशन करें 2 टेस्ट की, एक लीज का कंप्लीट टेस्ट और एक IFRS 8 का, इन दोनों की प्रिपरेशन करें। ये दोनों मैं इसी वीक में कंडक्ट करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप प्रिपरेशन साथ साथ करते रहें। एंड सर उसके बाद काइंडली व्हाट्सएप IS 21 में उसकी बात करूंगा जी। आई एम रियली सॉरी सर कंट्रोल जी किया। जी सर मैं ये कह रहा था मेरा नंबर अभी तक ऐड नहीं हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं अभी ऑनलाइन भी करवा कह चुका हूँ सर बहुत यार बार। मुझे अभी कर दो, मैं अभी करता हूँ, सॉरी मेरे तरफ से शायद ना ऐड हुआ हो, मैं भी कर देता हूँ, चलें मुझे मैसेज कर दो, ठीक है, नाम रोल चलें नंबर, ठीक है सब। ओके ठीक है, ओके ओके थैंक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यू।